हेलो, आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है अध्याय 2 दहेज और बहू की विदाई। राजेश्वरी ने कहा लौटती हुई, यह क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा न हो यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। भारी शोर में जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। कमर से कुजिया का गुच्छा निकाल कर कमला की ओर बढ़ाती हुई, जा बेटी तिजोरी से रुपये निकाल ला। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती। प्रमोद खिड़की की ओर मंद गति से बढ़ता है। राजेश्वरी ने कहा, जाती क्यों नहीं? गुच्छा कमला के हाथ में थमाती हुई, जल्दी करो। कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर से सीखने लगती है। राजेश्वरी मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लेती है। जीवनलाल ने कहा बाहर से, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया है। तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की? राजेश्वरी ने कहा कमला से, जा बेटी तू अंदर जा। कमला अंदर जाती है। प्रमोद मुड़कर बाहर वाले द्वार की ओर देखता है, जिधर से जीवनलाल आते हैं। जीवनलाल ने कहा, अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जरा यह भी तो देख ले कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। राजेश्वरी ने कहा, चीर कर गालिया के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती मुँह से। अब देखो तब बढ़ेगी बातें। जीवनलाल ने कहा, यह लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने? राजेश्वरी ने कहा, तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और सब नकटे हैं? जीवनलाल ने कहा, तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई दिखाई देती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है? प्रमोद धीरे स्वर में धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूंछ है। जिसके पास पैसा नहीं वह नाक और मूंछ है भी नकटा है, मूंछ कट्टा है। नेफतः से हान का स्वर। जीवनलाल ने कहा प्रसन्न स्वर में, आ गई मेरी गौरी। राजेश्वरी से, अरे खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी उसी प्रकार खड़ी रहती है। उसकी दृष्टि बाहर वाले द्वार की ओर है। प्रमोद भी उसी ओर देख रहा है, अंदर वाले द्वार के पर्दे की ओर। ओट में कमला खड़ी है, बाहर से उसका हाथ दिखाई पड़ रहा है। जीवनलाल बड़े उत्साह से द्वार की ओर बढ़ते हैं। तभी बाहर से रमेश आता है। एक हरे बदन का सुंदर नौजुक है। वो पैंट कमीज पहने हैं, हाथ में बरसाती कोट है, चेहरे पर उदासी के चिन्ह हैं। बरसाती कोट कूंच पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। जीवनलाल ने कहा, बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराते हुए स्वर में, गौरी कहाँ है? रमेश ने धीमे स्वर में कहा, ओह नहीं आई। जीवनलाल ने कहा, नहीं आई क्यों? तबीयत तो ठीक है उसकी। रमेश ने कहा, जी हाँ। जीवनलाल ने कहा, फिर? रमेश ने कहा, उन्होंने विदा नहीं की। राजेश्वरी हतप्रभ सी कूंच पर बैठ जाती है, जिससे पर्दा हिलता जाता है। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देख रहा है। जीवनलाल ने कहा, जैसे किसी ने छाती पर घुस्सा मार दिया हो, विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? रमेश कह रहे थे कि दहेज पूरा नहीं दिया गया। जीवनलाल ने कहा, बिगड़ कर। हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नज़र में दहेज पूरा नहीं दिया गया। लोभी कहाँ के? राजेश्वरी ने कहा उठकर, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दे, पर बेटे वाले की नाक भौं सिकुड़ी ही रहती है। जीवनलाल ने कहा, मगर
मगर शराफत और इंसानियत, राजेश्वरी ने कहा बीच में ही। अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो जीवनलाल ने कहा चुप रहो तुम। राजेश्वरी बहुत चुप रही। अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम हो कि जीवनलाल अनसुनी करके मेरी बेटी को विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं राजेश्वरी ने कहा तुम भी तो किसी की बेटी को विदा न करके अपमान कर रहे हो। किसी का? जीवनलाल ने कहा चीख कर। गौरी की मां राजेश्वरी ने कहा अब भी आंखें नहीं खुली। जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरे से चाहते हो वही दूसरे की बेटी को भी दी। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे न तुम्हें सुख मिलेगा और न शांति। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं। वे हाथ मल रहे हैं, सिर नीचे झुका है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जीवनलाल ने कहा बहू और बेटी, बेटी और बहू अजीब उलझने हैं, कुछ समझ में नहीं। जीवनलाल आता। राजेश्वरी ने कहा अगर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझने सुलझ जाए। जीवनलाल ने कहा रुक कर पत्नी की ओर देखते हुए शायद तुम ठीक कहती हो। प्रमोद ने कहा आगे बढ़कर धीमे स्वर में अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीवनलाल ने कहा चौंक कर। हे प्रमोद ने कहा मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। द्वार तक आता है, फिर घूमकर मैं जल्दी ही फिर आऊँगा। विश्वास रखें इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना न भूलूंगा। जीवनलाल ने दुखी स्वर में कहा ठहरो प्रमोद, मुझे लज्जित न करो बेटा। मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वाले ने दूसरी चोट से कर दिया है। प्रमोद ने लौटता हुआ कहा बाबूजी। जीवनलाल ने कहा निश्वास होकर कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। राजेश्वरी की ओर मुड़कर अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू को विदा नहीं करना है क्या? कमला का हाथ पर्दे की ओट में हो जाता है। वह हर्ष के आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर जाती है। रमेश और प्रमोद मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे यवनिका गिरती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम दूसरे को बेटी को अपना बेटी मानेंगे तभी मेरा भी बेटी का कहीं कोई अपना बेटी मानेगा। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी। हमें दूसरे के साथ में कभी गलत व्यवहार नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से यही हमें शिक्षा मिलती है। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगी। मेरी तरफ से बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को ढेर सारी प्यार। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती